वेलकम टू माय चैनल। आज हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने वाले हैं ट्राइडेंट कंपनी की। एक बहुत ही बेहतरीन वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है एंड कंपनी अपने एरिया के अंदर मार्केट लीडर है। ऑलमोस्ट कंपनी $3 बिलियन की कंपनी है। कंपनी का प्रेजेंस 150 कंट्रीज के अंदर है एंड कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो भी एक्सपोर्ट मार्केट से ही आता है। एंड गवर्नमेंट इस वक्त इस इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर। तो आगे बढ़ते इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस ट्राइडेंट कंपनी की। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने की कोशिश करेंगे, कंपनी की फ्यूचर प्लान जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन हो सकता है। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ये कंपनी एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है इनका। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कंपनी हाई क्वालिटी टेक्सटाइल जैसे कि यार्न, बाथ एंड बेल्ट लाइनर प्रोड्यूस करती है। तो कंपनी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक खुद बनाती है। तो रॉ मटेरियल का भी इनका बिजनेस और फिनिश गुड्स का भी इनका बिजनेस है। कंपनी पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी और केमिकल बिजनेस के अंदर भी है। एंड ये कंपनी ग्लोबल मार्केट में टॉप 5 में आती है टेरी टावल बिजनेस के अंदर। एंड कंपनी जो लार्जेस्ट प्लेयर है टेरी टावल कैपेसिटी के लिए एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है होम टेक्सटाइल बिजनेस में इंडिया के अंदर। कंपनी ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम जस्ट फ्रॉम यार्न मैन्युफैक्चरिंग टू टेक्सटाइल एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ग्लोबली। एंड कंपनी का जो फुटप्रिंट है वो 150 कंट्रीज के अंदर प्रेजेंस है। एंड कंपनी ने रिसेंटली अपना वेबसाइट लॉन्च किया माई ट्रेडेंट, जहां पे कंपनी ई कॉमर्स लाइक ऑनलाइन बिजनेस करने का कंपनी का प्लान है वहां पे कंपनी, क्योंकि ये समझ रही है कि आने वाले टाइम में ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ज्यादा और भी डिमांड बढ़ने वाला है। तो कंपनी अपना पूरा फायदा उठाने के लिए ऑलरेडी कंपनी ने अपना वेबसाइट भी लॉन्च किया है mytradent.com, जहां पे कंपनी रिटेल सेल करने लग रही है। एंड इस वक्त कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो होलसेल बिजनेस से आता है। एंड कंपनी का भी जो प्रेजेंस है रिटेल बिजनेस के अंदर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सब कंपनी के अंदर अलग अलग ब्रांड्स से नाम है, जो कि कंपनी जिस ब्रांड नेम से प्रेजेंस मार्केट के अंदर, डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। एंड कुछ मार्केट कस्टमर्स भी है इस कंपनी की, जैसे कि बड़े बड़े लाइक रिटेल बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, या तो टारगेट हो गया, या तो आइकिया हो गया, अमेजोन हो गया। तो इस टाइप के एग्रीगेटर्स भी है जो कि ट्राइडेंट कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इसके अलावा कंपनी का बहुत सारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे ब्रांड वो कंपनी रन करने लग रही है इस वक्त। एंड पेपर के अंदर आप देख सकते हैं ये कंपनी का अलग अलग ब्रांड है, लाइक अलग अलग वैरायटी है पेपर बिजनेस के अंदर। अब हम यहाँ पे कंपनी का विजन 2025 देख लेते हैं। कंपनी का टारगेट है 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना बाय द ईयर 2025 विद 12% बॉटम लाइन। 12% बॉटम लाइन मतलब जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 12% होना चाहिए अपना सेल्स का। एंड कंपनी का टारगेट है ट्राइडेंट कंपनी को एक नेशनल ब्रांड बनाने का। क्योंकि ट्राइडेंट की ऑलरेडी होलसेल मार्केट में बहुत अच्छी प्रेजेंस है, बट रिटेल मार्केट आप देखेंगे तो कंपनी की प्रेजेंस इतनी अच्छी नहीं है इस वक्त। एंड ट्राइडेंट एज ए रिटेल प्रोडक्ट बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का टारगेट है कि अपने ब्रांड को रिटेल मार्केट में अच्छे से लेके और कंपनी का प्रेजेंस जगह जगह हो, ताकि लोग इस ब्रांड को प्रेफर करें, इस ब्रांड को जाने। एंड कंपनी की अच्छी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसका डिमांड बढ़े। एंड कंपनी इस वक्त डिजिटली भी बहुत अच्छा ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। कंपनी इंडस्ट्री 4.0 को एडॉप्ट करने लग रही है। तो इंडस्ट्री 4.0 क्या होता है, लाइक जब इंडस्ट्री 1 था तो वहां पे लाइक स्टीम इंजन ये सब का यूज होता था, स्टीम पावर का यूज किया जाता था। इंडस्ट्री 2 में इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ, इंडस्ट्री 3 में इंटरनेट का यूज हुआ, एंड इंडस्ट्री 4 में क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, ये सब का टेक्नोलॉजी का यूज करने को हम बोलते हैं इंडस्ट्री 4.0। तो कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करने लग रही है अपने बिजनेस के अंदर, ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके एंड अपने बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी बढ़ा सके। एंड कंपनी फाइनेंशियल हेड्स देखेंगे तो यहाँ पे जोग्राफिकली देखेंगे तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है 68% एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, 32% डोमेस्टिक मार्केट से आता है। कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो टेक्सटाइल मार्केट बिजनेस से आता है, 84% का रेवेन्यू, एंड 16% का रेवेन्यू आता है पेपर एंड केमिकल बिजनेस में। तो यहाँ पर अगर कंपनी पेपर एंड केमिकल बिजनेस में और थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा ले तो वो बेटर होगा, क्योंकि और भी अच्छा डाइवर्सिफाइड बिजनेस हो जाएगा। कंपनी का रिस्क कम हो जाएगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन या एक पर्टिकुलर बिजनेस से। एंड कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 4,535 करोड़ का रेवेन्यू रहा है ईयर 2020 एंड 2021 में।
कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 345 करोड़ का है। कंपनी का जो ग्रोथ है सिटिंग सेगमेंट में, लाइक जो बेडशीट होता है वहां पे 60% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि कंपेरेटिवली था न्यू बिजनेस है कंपनी का। एंड कंपनी का जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो 35% से रिड्यूस हो गया है। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी अपनी डेट को कम करने लग रही है, एंड तो वो एक अच्छी कॉस्ट कटिंग टेक्निक है कंपनी के। एंड कंपनी का जो EPS है 0.68 का है, जबकि कंपनी का फाइनेंशियल जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है शेयर का 1 रुपये में, तो हर 1 रुपये में का फेस वैल्यू में कंपनी 0.68 का EPS जनरेट कर पा रही, वो भी एक अच्छी नंबर है। अब रिव्यू कर लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, लाइक ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ईयर 2020 में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला बिकॉज ऑफ कोविड, बट कंपनी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये इंडस्ट्री के अंदर 3% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड बाय 2025 ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसका साइज हो जाएगा $1 ट्रिलियन। एंड ईयर 2020 में एशिया पैसिफिक 51% मार्केट से होल्ड करता है ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट के अंदर, एंड जो वेस्टर्न यूरोप है 14% होल्ड करता है, जो अफ्रीका है वो छोटा सा सेक्टर, जो बहुत छोटा शेयर होल्ड करता है। तो यहाँ पे क्लियरली एशिया एक बहुत बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल के अंदर अच्छा इनका प्रेजेंस है। लाइक बेसिकली एशियन कंट्रीज एक बहुत मेजर एक्सपोर्टर है, वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करती है टेक्सटाइल। तो यहाँ पे एशियन कंट्रीज मेजर मैन्युफैक्चरर है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेयर चाइना है, सेकंड में इंडिया है। इन कंपनी समझती है ऑनलाइन का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है, तो कंपनी का पूरा जो फोकस है इस वक्त ऑनलाइन बिजनेस में भी है, क्योंकि वो जो है फ्यूचर में ग्रोथ ड्राइवर्स होने वाले हैं। अब डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर 2021 में थोड़ा सा डोमेस्टिक मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिला टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर, बट वहाँ पे अच्छा रिकवरी देखने को मिला है ईयर 2021 में। यहाँ पे 30% का वापस रिकवरी देखने को मिला है, वो एक अच्छी बात है। एंड बाय 2026 ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो मार्केट साइज होगा इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो $190 बिलियन का साइज होगा, एंड वहाँ पे 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि अच्छा ग्रोथ होता है। एंड जितना भी मार्केट गिर गया बिकॉज ऑफ द कोविड एंड बिकॉज, बट वहाँ पे ऑनलाइन में अच्छा डिमांड था बिकॉज जो टेक्सटाइल होता है, जो गारमेंट्स होता है, बेसिक ह्यूमन नीड्स है, तो वहाँ पे डिस्पाइट थोड़ा सा इंडस्ट्री में फॉल हुआ है जरूर ऑफलाइन मार्केट के अंदर, बट ऑनलाइन में अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है हमें। एंड इंडिया जो है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है आफ्टर चाइना, तो यहाँ पे जब एशियन मार्केट का अच्छा ग्रोथ होने लग रहा है, या तो और जो एशियन कंट्रीज है वो अपने इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है, प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट है, ताकि हम अपने जो अच्छा बिजनेस लाइन है वहाँ पे और अच्छा परफॉर्म कर सकें। यहाँ पे इंडिया का एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेजर कंट्रीब्यूटर है। इंडिया को जो एक्सपोर्ट बढ़ाता है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है हमेशा से। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट की, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट 100% FDI अलाउ किया है ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक रूट मतलब कोई प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी प्लेयर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल बिजनेस में, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली कर सकता है विदाउट एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम RBI। तो ये एक अच्छा बूस्ट होता है ताकि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट आ सके विदाउट मच ऑफ रेगुलेटरी इशूज। एंड यहाँ पे अच्छा इक्विटी इन्फ्लो देखने को मिला है हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। एंड यहाँ पे लाइक 3.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है ईयर, कुछ स्मॉल पीरियड में $3.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है। एंड गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्कीम सब निकालते रहती है इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको अपना टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, अपना बिजनेस को अपग्रेड करना, तो गवर्नमेंट आपको फंड करती है। एंड कंपनी जो गवर्नमेंट है स्कीम्स भी निकालती है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स बनाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। इन गवर्नमेंट ने पिछले साल के बजट में ईयर 2021-22 का जो बजट आया था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट किया था मेगा टेक्सटाइल पार्क सेटअप करने के लिए। उससे क्या होगा कि इंडिया का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ग्लोबल मार्केट में वो बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा जब इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क इंडिया में स्टार्ट हो जाएंगे। उससे क्या होता है कि जितने भी रिलेटेड सर्विसेज होता है, रिलेटेड जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स है, वो सब क्लोज पास ले आया जाएगा, आसपास एक हब टाइप का बन जाएगा। उससे क्या होता है कि एक तो टाइम रिडक्शन हो जाता है और एक तो कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। तो वो एक अच्छा एडवांटेज रहेगा इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये मेगा पार्क जब स्टार्ट हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्लान किया है अगले 2 साल के अंदर अंदर। एंड ये जो
टेक्सटाइल पर आ जाएंगे, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा एंड फास्ट हो जाएगा। एंड और इंडिया का जो टेक्सटाइल बिजनेस है, जो रेवेन्यू आने वाला है एक्सपोर्ट मार्केट से, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $300 बिलियन का होने वाला है, जो कि इंडिया का मार्केट से 5% से 15% हो जाएगा। तो ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे हम मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स देख लेते हैं। कंपनी की जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स वो क्या है। एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करती है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, एज वेल एज अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री 4.0 कंपनी इंप्लीमेंट करने लग रही है, एडॉप्ट करने लग रही है, तो वो एक अच्छी बात है। एंड कंपनी की सुपीरियर बिल्डिंग कैपेसिटी, कंपनी का जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये कंपनी जहाँ भी इनका फैक्ट्री लोकेटेड है वहाँ पे लो कॉस्ट लेबर अवेलेबल होता है। जैसे कंपनी का ज़्यादातर फैक्ट्री पंजाब में है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंडस्ट्री 4.0 कंपनी का यूज़ करने लग रही है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रहा है हमें ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे भी कंपनी का अच्छा प्रेजेंस होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी एग्रीगेटर के थ्रू तो सेल करती है, प्लस कंपनी ने अपने खुद का वेबसाइट भी लॉन्च कर रखा है। इंडिया का जो डेमोग्राफिक है वो कंपनी के लिए काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन है एंड यंग पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है। कंपनी का एंड लोगों का जो इनकम है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब एक कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। एंड कंपनी भी अपनी ऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। जैसे कि जो भी ब्रांडेड स्टोर्स होते हैं, लाइक ब्रांडेड मल्टी चेन रिटेल स्टोर्स होता है, जैसे कि डी मार्ट हो गया, या तो फिर रिलायंस का कोई रिटेल स्टोर हो गया, या तो आइकिया हो गया, तो उस टाइप के जो मेजर रिटेल स्टोर्स है, जो ब्रांडेड बड़े स्टोर्स है, वहाँ पे कंपनी अपनी प्रेजेंस बढ़ाने लग रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल बिजनेस के अंदर भी फोकस कर सके। एंड ये कंपनी जब रिटेल बिजनेस से भी रेवेन्यू जनरेट करेगी, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कंपनी के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि कंपनी पूरा रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड का रेवेन्यू खुद कमाने वाली है। वहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं है। जैसे कि कंपनी ने जब यार्न मैन्युफैक्चर किया कॉटन से, एंड फिर यार्न से जब फैब्रिक बनाया, फिर फैब्रिक से बेड या तो टॉवल कुछ भी बनाया, या तो ब्लैंकेट बनाया, जब उसको मार्केट में सेल किया रिटेल चेन के थ्रू, तो यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं था। एंड जब ऑनलाइन में सेल करी, खुद के स्टोर से सेल कर रही है, ऑनलाइन स्टोर से, तो वहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं है। तो कंपनी का सारा रेवेन्यू जो होता है मिडिल मैन का, वो खुद कमाने वाली। तो ये एक अच्छा कंपनी का एडवांटेज है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। एंड ऐसी बहुत कम ही कंपनी है पूरी दुनिया में जो इस टाइप का काम करने लग रही है। एंड अच्छी बात और ये है कि गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है इस इंडस्ट्री के लिए, लाइक चाहे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो, चाहे या तो फिर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मेगा पार्क्स हो, या तो फिर FDI जैसा स्कीम हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करने लग रही है इस इंडस्ट्री को। अब हम बात कर लेते हैं कॉटन यार्न बिजनेस कंपनी कैसा चल रहा है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में कंपनी 2 डिकेड से ऑपरेट करने लग रही है, तो कंपनी का अच्छा एक्सपीरियंस इस लाइन के अंदर। एंड कंपनी का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है सिंगल प्लांट के अंदर। एंड कंपनी जो है हाई क्वालिटी यार्न मैन्युफैक्चर करती है अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, एज वेल एज फॉर अदर प्लेयर्स। एंड कंपनी का जो यूटिलाइजेशन है 59% खुद कंपनी यूटिलाइज कर लेती है अपने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए, एंड बाकी वो कंपनी दूसरे को सेल कर देती है। कंपनी इस वक्त 84% अपना कैपेसिटी को यूटिलाइज करने लग रही है। एंड कंपनी और भी प्रोजेक्ट्स कर रही है, और भी प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे कंपनी अपना कैपेसिटी को इंक्रीज करने लग रही है। तो उससे यहाँ क्या पता चलता है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि और भी ग्रोथ आएगा एंड कंपनी का अच्छा फायदा होगा, इसलिए कंपनी अपना कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आने वाले टाइम में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। एंड कंपनी के पास कुछ पेटेंट्स हैं, तो कंपनी अपने पेटेंट्स का पूरा फायदा उठा रही है, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का फायदा उठा के कुछ यूनिक टाइप का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रही है। एंड कंपनी प्रोडक्ट लाइन को और एक्सपेंड कर रही है ताकि और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सके। तो कंपनी न्यू लॉन्च कर रही है, न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करने लग रही है। तो ये सब जो देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप की यार्न है जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। बहुत सारे टाइप्स है जो कंपनी कवर करती है। एंड होम टेक्सटाइल बिजनेस की बात कर लेंगे तो इंडिया के अंदर या तो वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। तो ऐसी बहुत ही कम कंपनी का यूनिक पोजीशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो कि कंपनी पूरा रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक पूरा का पूरा बिजनेस खुद ही हैंडल करने लग रही है। एंड कंपनी का 2 मेजर बिजनेस है, बाथ एंड लाइन एंड बिजनेस टेक्सटाइल्स के अंदर।
एंड कंपनी ने 6 न्यू शोरूम ओपन किया था जनवरी 2021 में एंड 6 न्यू शोरूम्स ओपन किया था अप्रैल 2021 में। तो कंपनी रिटेल बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती हुई नज़र आ रही है एंड कंपनी लार्जेस्ट प्लेयर है टेरिटोरियल बिजनेस कैपेसिटी के लिए। एंड बेड लाइनन की बात करेंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट वैरायटी वो काफ़ी ज़्यादा है, लाइक बेड शीट भी बनाती है, पिलो कवर भी बनाती है, ब्लैंकेट बनाती है। ब्लैंकेट के अंदर बहुत सारा वैरायटी होता है, जैसे कि दोहर हो गया तो कंफर्टर हो गया और भी बहुत सारे वैरायटी आती है। तो हर एक टाइप की वैरायटी को, प्रीमियम टाइप की प्रोडक्ट को कंपनी कवर करती है एंड कंपनी का अच्छा डिमांड आ रहा है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक्सपोर्ट मार्केट से। अब हम यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पेपर इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री, आपको पता होगा हर एक जगह में पेपर का यूज होता है। बट यहाँ पे रिसेंटली थोड़ा सा चैलेंजेस देखने को मिला है पॉलिटिकल रीजन से या तो एनवायरमेंट के रीजन से, यहाँ पे बिकॉज जो टॉक्सिक वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसके वजह से। बट यहाँ पे कंपनी उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, पर इंडस्ट्री यहाँ से थोड़ा सा सफर किया था, वहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इस इंडस्ट्री में 5% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है एंड बाई ईयर 2025 ये इंडस्ट्री का साइज $1 ट्रिलियन हो जाएगा, जहाँ पे 5% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले 3-4 साल के लिए। एंड एशिया पैसिफिक अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पेपर इंडस्ट्री के अंदर। 35% पेपर यहाँ एशिया में मैन्युफैक्चर होता है एंड यहाँ पे अच्छा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इस इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ताकि कॉस्ट को हम कम कर सकें। एंड इंडियन पेपर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, जहाँ पे एनर्जी में काफ़ी एफिशिएंसी देखने को मिला है। यहाँ पे 20% एनर्जी कॉस्ट में रिडक्शन देखने को मिला है एंड कैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है ताकि अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सके एंड बेटर ओवरऑल प्रोसेस को कैसे बेटर बना सके। एंड यहाँ पे जो पेपर कंजम्पशन है इंडिया में इस वक्त वो 15 मिलियन टन्स का है पर एनम, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 7.6% से ग्रोथ होगा अगले टिल ईयर 2025 एंड वो इंडस्ट्री का साइज हो जाएगा 3.6 मिलियन टन्स पर एनम। तो यहाँ पे अच्छा ग्रोथ है पेपर इंडस्ट्री के अंदर। तो मेजर ड्राइवर्स क्या है ग्रोथ का, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का अच्छा एम्फोसिस है लिटरेसी को बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर वो एक अच्छा ग्रोथ ड्राइवर्स है। एंड जो ऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वहाँ पे एक पेपर इंडस्ट्री का अच्छा ग्रोथ ड्राइवर, बिकॉज जहाँ भी ऑर्गेनाइज प्लेयर होते हैं वहाँ पे बिल भी छपता है, अच्छा पैकिंग भी होता है, पेपर कवर का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चर है वहाँ पे डिमांड बढ़ता हुआ नज़र आएगा एंड बेटर क्वालिटी का पेपर जो होता है उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगेन ये जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है ब्रांडेड कंपनीज है उनका यहाँ पे अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। FMCG के अंदर आजकल डिमांड है बेटर पैकिंग के लिए। आप देख सकते हो जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसका पैकेजिंग आजकल कितना हाई क्वालिटी का होता है कंपेयर टू 10 ईयर या 15 ईयर बैक आप देखेंगे तो। एंड और दूसरा जो ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन प्लेयर जो ई कॉमर्स का बिजनेस वो वहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है उसकी वजह से पेपर इंडस्ट्री के अंदर अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ताकि जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या तो फूड मंगाते हैं तो वहाँ पे पेपर का कंजम्पशन बहुत सारा होता है। एंड गवर्नमेंट का भी काफ़ी जो स्टेप्स ले रही है जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने का, तो वहाँ पे बहुत जगह पेपर को रिप्लेस कर रहा है। तो इसलिए पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बात तो जाहिर है कि बहुत जगह पेपर को कट भी किया जा रहा है, वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पेपर का दूसरे इंडस्ट्री के अंदर डिमांड बढ़ भी रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी केमिकल बिजनेस को कवर कर लेते हैं। तो केमिकल बिजनेस के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है बैटरी ग्रेड सल्फ्रिक एसिड बनाने के लिए नॉर्थ इंडिया के अंदर। एंड कंपनी जो लीडिंग मैन्युफैक्चर है सल्फ्रिक एसिड की एंड वो सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। एंड जो सल्फ्रिक एसिड का यूज़ होता है बैटरी में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, आलम मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, फर्टिलाइजर में यूज़ होता है, डिटर्जेंट एंड डाइज में इस केमिकल का अच्छा यूज़ है। एंड कंपनी का जो एक्सपेंशन है मॉडर्नाइजेशन प्लान है, कंपनी ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है केमिकल सेगमेंट में। वहाँ पे कंपनी ने अपना खुद का डिटर्जेंट भी लॉन्च किया था, वहाँ पे कंपनी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है। 10 मेट्रिक टन पर डे का कैपेसिटी तक कंपनी पहुँचने का प्लान है। एंड कंपनी का जो ग्रोथ है रिटेल सेगमेंट में ऑनलाइन बिजनेस में वहाँ पे 560% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अगेन इम्प्रेसिव है। एंड कंपनी ने टाई अप किया है कैथी आयरलैंड, एक बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल प्रीमियम ब्रांड है। तो कंपनी ने लाइसेंस एग्रीमेंट लिया है उनका ब्रांड यूज़ करने का, उनका ब्रांड नेम यूज़ करने का। तो वो यहाँ पे क्या होगा कि ट्राइडेंट का ब्रांड इमेज भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा इंटरनेशनल मार्केट में। एंड कंपनी का जो बिजनेस को और भी एक्सपेंड करने का प्लान है, डाइवर्सिफाई करने का प्लान है थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेगमेंट्स। तो अब हम यहाँ पे सेगमेंट रेवेन्यू कवर कर लेते हैं ट्राइडेंट कंपनी की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो होम टेक्सटाइल सेगमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू अगर कंपेयर करेंगे
ईयर ऑन ईयर मतलब Q3 FY21 वर्सेस Q3 FY22, तो यहाँ पे 54% का ग्रोथ हमने देखने को मिला है रेवेन्यू के अंदर, एंड 98.7% का ग्रोथ देखने को मिला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में। एंड मार्जिन की बात करेंगे तो यहाँ पे 29.5% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। बट अगर हम क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू में तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीज आया है 14,067 से 17,005 लाख, तो यहाँ पे क्लियरली रेवेन्यू में ग्रोथ आया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू में फॉल आया है एंड यहाँ पे मार्जिन में भी फॉल आया है। तो इसका मेजर रीजन यहाँ पे क्या है कि कॉटन प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था एंड अभी भी थोड़ा बढ़ा ही हुआ है, उस वजह से यहाँ पे मार्जिन के अंदर थोड़ी कमी आई है, बट रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो विद टाइम हो सकता है कि या तो कॉटन प्राइस कम होगा या तो फिर कंपनी अपनी प्राइस को करेक्ट करेगी, तो वहाँ पे फिर से ये जो फॉल है वो रिकवर हो जाएगा। एंड पेपर की बात करेंगे, पेपर इंडस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे पेपर का अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर अगेन यहाँ पे अच्छा ग्रोथ है, 38% का ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में 49% का ग्रोथ है एंड मार्जिन 8.1% का ग्रोथ है मार्जिन के अंदर, तो ये भी अच्छा है। बट क्वार्टर एंड क्वार्टर अगेन यहाँ पे तीनों में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है, रेवेन्यू के अंदर भी एंड मार्जिन के अंदर भी। तो अगेन यहाँ पे पेपर का जो डिमांड था लाइक ओवरऑल आप देख सकते हैं लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है पेपर सेगमेंट, तो बिकॉज ऑफ पूरे स्कूल बंद थे, वो बहुत सारा चीज काफ़ी ज़्यादा चेंज है, तो यहाँ पे एक वो मेजर रीज़न हो सकता है। एंड यहाँ पे अगर आप एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्च 2017 से लेकर 19 तक यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा था, बट अगेन 2020 एंड 2021 में यहाँ पे हमें फ्लैट रहा एंड थोड़ा सा फॉल देखने को मिला। बट यहाँ पे अगेन अगर आप देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ, तो यहाँ पे अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ अगर अब कंपेयर करेंगे मार्च 2020 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ से, तो यहाँ पे 42% का ग्रोथ है सेल्स के अंदर, प्रॉफिट के अंदर 107% का ग्रोथ है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कंपनी अफेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, बट यहाँ पे अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस कंपनी के अंदर। एंड अगर Q3 FY21 को कंपेयर करेंगे Q3 FY22 से, तो यहाँ पे सेल के अंदर 51.78% का ग्रोथ है एंड Q2 वर्सेस Q3 करेंगे तो 17% का ग्रोथ है। अगेन प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा ग्रोथ है, 30% का ग्रोथ है Q3 वर्सेस Q3 FY22 वर्सेस 21 एंड Q2 वर्सेस Q3 करेंगे FY22, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें फॉल देखने को मिला है अगेन वहाँ पे बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटी कंपनी का जो है इंक्रीज होने लग रहा है ना, तो यहाँ पे कंपनी में कैपेसिटी इंक्रीज करी, यहाँ पे एसेट इंक्रीज हुआ है, वो एक अच्छी बात है। एंड दूसरी मेजर चीज़ यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो कंपनी ने अपनी जो बोरोइंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया है, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कितना ज़्यादा था, 6,890 से हो गया 2,550। तो यहाँ पे कंपनी ने अच्छा फॉल लाया है अपनी लाइबिलिटी में। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो इक्विटी शेयर है वो इंक्रीज हो गया 25,000 से ऑलमोस्ट लाइक 28,000। तो कंपनी का फंड रेस करके अपने लाइबिलिटीज़ को कम किए, तो अगेन यहाँ पे कंपनी का जो फिक्स्ड कॉस्ट था वो कम हुआ है, जो कि कंपनी का अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन मान सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस कंपनी के रेशियोज कवर कर लेते हैं। तो ट्रेलिंग 12 मंथ की जो रेशियो है नेट प्रॉफिट रेशियो, वहाँ पे 11.2% का कंपनी ने मार्जिन मेंटेन किया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि अच्छा है। एंड कंपनी ने डेट इक्विटी रेशियो 0.37 पे रखा है एंड कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12.1 है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेट कंपनी का काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे कंपनी फाइनेंशियली साउंड है ऐसा मालूम पड़ता है। एंड कंपनी का जो PE रेशियो है वो 34.8 है, जबकि इंडस्ट्री का 29 है। तो यहाँ पे कंपनीज बहुत ज़्यादा भी इस वक्त ओवर वैल्यूड नहीं है एंड कंपनी का बुक वैल्यू जो 7 रुपये का है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो ट्राइडेंट का शेयर था वो लाइक 69 ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ में ट्रेड होने लग रहा था। एंड यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट के अंदर फॉल आया है तो वहाँ से ये कंपनी गिर के लाइक 47 रुपीज़ तक आ गया था, अभी 51 में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 28% का यहाँ पे करेक्शन आया है ट्राइडेंट शेयर के अंदर। तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा फॉल था। एंड इस पर्टिकुलर एरिया में आप देख सकते हैं कि
अच्छा यहाँ पे अगेन बुल कैंडल्स हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक अच्छा वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रहा है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, अच्छे प्राइस लेवल पे अच्छा वैल्यूएशन में है, तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, ऐसा देखने से पता चलता है। अब हम कवर कर लेते हैं स्टॉकहॉलिक रिपोर्ट कार्ड। तो जैसा मैंने पहले बताया, वेल स्टेब्लिश ब्रांड है एंड वाइड प्रोडक्ट रेंज है। तो कंपनी का ब्रांड इमेज बहुत अच्छा है ग्लोबल मार्केट में, एंड इंडियन मार्केट में भी कंपनी अपना रिटेल मार्केट के अंदर प्रेजेंस बढ़ा रही है, क्योंकि कंपनी एट प्रेजेंट ज़्यादातर एग्रीगेटर के थ्रू, जो रिटेल एग्रीगेटर है उनके थ्रू सेल करती है, बट कंपनी अपना खुद का रिटेल स्टोर खोलने लग रही थी। यहाँ पे कंपनी का जो ब्रांड इमेज है वो और बढ़ेगा, तो वो एक अच्छी बात है। एंड कंपनी का प्रोडक्ट जो वाइड वैरायटी है, लाइक बेडशीट के अंदर बहुत सारा वैरायटी है, एंड बेड जो टॉवेल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, एंड कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी, तो वो एक अच्छी बात है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, कंपनी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक, एक पूरा स्क्रैच वाला जो रॉ मटेरियल होता है, ऐसा नहीं कि कपड़ा खरीद के अगर बेडशीट बनाना वो उसको भी रॉ मटेरियल से बनाना बोल सकते हैं, बट कंपनी यहाँ पे जो यार्न मैन्युफैक्चर करती है, लाइक कॉटन से लेके जो रॉ कॉटन होता है उससे लेके फिनिश गुड तक पूरा खुद कवर करते हैं। तो ये एक कंपनी वेल वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, ये कंपनी का अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि कंपनी जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो बढ़ जाएगा जब कंपनी अपना प्रोडक्ट रिटेल मार्केट में डायरेक्ट खुद सेल करती है। कंपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, इंडस्ट्री 4.0 का इस्तेमाल कर रही है, तो यहाँ पे कंपनी खुद को अपडेट रहती है, ऐसा नहीं कि आउटडेटेड कंपनी है, तो ये अच्छा एडवांटेज है। कंपनी एक्सप्लोर कर रही है ई कॉमर्स बिजनेस को भी, क्योंकि वहाँ पे कंपनी का अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है, एंड वहाँ पे अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, तो एक और ये एक अच्छा ग्रोइंग, यानी एक अच्छा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। गारमेंट एक ऐसा है जहाँ पर डिमांड हमेशा रहेगा, एंड इस टाइप के जो प्लेयर है जहाँ पे कंपनी का अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छा होल्ड हो, अच्छा प्रोडक्ट लाइन हो, एंड अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही, तो एंड मार्केट लीडर भी हो, तो उस टाइप की कंपनी को आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। एंड कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यू के अंदर अच्छा ग्रोथ है, प्रॉफिट के अंदर अच्छा ग्रोथ है, कंपनी का मार्जिन इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो रहा है, एंड मार्केट लीडर है। तो ऑब्वियसली इस टाइप की कंपनी का हमें पूरा का पूरा फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू, एंड ये मुझे लगता है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि टेक्निकली भी कंपनी एक अच्छी प्राइस लेवल पे है इस वक्त। तो आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आप नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे, ऐसा क्या नेगेटिव आपको नज़र आता है जो कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ मेरी यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में ज़रूर मदद करेगी। एंड मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल में कवर करता हूँ जहाँ पे मैं आपको एक कंपनी का डिटेल एनालिसिस बताता हूँ, जो कि आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करेगी, स्टॉक फाइंड करने में मदद करेगी, जो स्टॉक हो सकता है कि आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको उस स्टॉक के बारे में जानने का मौका मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप जरूर उसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। चलिए चलता हूँ, बाय, टेक केयर, एंजॉय।